मैंने लास्ट वीडियो में हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस किया था, बेसिक नॉलेज के बारे में, जैसे विजुअल एंगल क्या होता है, फिर उसमें मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। आज का मेरा पहला लेक्चर रहेगा बच्चा माइक्रोस्कोप का, क्योंकि माइक्रोस्कोप में भी पहला टॉपिक रहेगा सिंपल माइक्रोस्कोप, या इसी को मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से जानते हैं। आपने मार्केट में देखा होगा कि न्यूज़पेपर में जो छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, या फिर रीडिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट में जो हम हैंड में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, उसको सिंपली मैं बोलता हूँ क्या, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं, या उसी को मैं जानता हूँ क्या, मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है बच्चा, ये इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, बहुत ही माइन्यूट ऑब्जेक्ट को बच्चा, उसकी इमेज क्या करता है, बड़ा कर देता है। क्या करता है, बड़ा करता है। यानी कि क्या है बच्चा, इसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा नोट्स में, अपने हेडिंग डाल लीजिए, सिंपल माइक्रोस्कोप एंड मैग्नीफाइंग ग्लास। इसमें लिखना है आपको कि माइक्रोस्कोप एक टाइप का क्या है बच्चा, ये माइक्रोस्कोप ही है। माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये क्या बच्चा, एक टाइप का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट which which forms the large image of, चाहे आप लिख लो, which form the large large image of a very minute object। ठीक। ये इसका यूज क्या होता है बच्चा, काम क्या करता है ये, इसका मेन पर्पज क्या है बच्चा, कि किसी भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट है, जैसे आपने लेटर्स हो गए, अल्फाबेट हो गए, न्यूज़पेपर के वर्ड हो गए, या किसी रीडिंग लेते समय बच्चा, किसी में फाइन लाइंस बने हुए हैं रीडिंग करते समय, जैसे अ, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप में रीडिंग लेते हैं, है ना, उस टाइप की रीडिंग के लिए मैं इस मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करता हूँ। ये बात समझ में आ गया। अब इसमें बच्चे इसकी बनावट कैसी होती है, ये तो मैंने बता दिया कि ये करता क्या है। ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन होता है बच्चा, क्या करता है, इसमें क्या लाई करता है बच्चा, इसमें एक कन्वेक्स लेंस होता है। इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। अब कन्वेक्स लेंस में बच्चा कोई एक फाइनाइट लेंथ का बच्चा ये कन्वेक्स लेंस होगा। तो इसमें हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूंगा कि मेरा इमेज कैसा बनेगा, लार्ज में। तो मैंने वहाँ पे 6 केसेस बताया हुआ था। कितने केसेस, 6 केसेस बताया था। कि मैंने लास्ट के बताया था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन F and optical center of the F and optical center of the lens, then image is formed virtual, erect and larger than object। तो इस केस में जो भी माइन्यूट ऑब्जेक्ट रहेगा बच्चा, उसको हम कहाँ रखेंगे, हम यहाँ पे रखेंगे बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। कहाँ पे रखते हैं, इसमें बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखते हैं। अब इस केस में देखो, मैंने यहाँ पे बताया था इसका रे डायग्राम बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा कि when the object coming the rays coming from the object and incident parallel to the principal axis, after reflection it passes from the principal focus of the lens। ये हो गया। और दूसरा हमने बताया बच्चा कि when the rays passing from the optical center it passes without any deviation, ये बताया था। फिर बता, इसमें मैं क्या था, जो रिफ्लेक्टेड रे था, क्या था, रिफ्लेक्टेड रे था जो बच्चा यहाँ पर, उसको मैं प्रोड्यूस किया था बैकवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में, कुछ ऐसे यहाँ पे, और इसको ऐसे, तो दोनों वर्चुअली बच्चा कहीं यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर मैंने बोला था इसको पोजिशन ऑफ जो इमेज था यहाँ बनाया हुआ था। ठीक। हमने इसको बोल दिया बच्चा, ऑब्जेक्ट का मैंने बोल दिया ए बी, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ ए डैश बी डैश, यानी कि इमेज को मैं ए डैश बी डैश बोल रहा हूँ बच्चा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इमेज क्या है यहाँ पर, ए डैश बी डैश है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए एंड बी है। ठीक। अब हमने बारे जिक्र किया था बच्चा, आपने विजुअल एंगल और मैग्नीफाइंग पावर वीडियो नहीं देखा होगा, जाके पहला दूसरा लेक्चर देखिएगा, तो उसमें डिस्कस किया था। जो विजुअल एंगल होता है बच्चा, क्या, जो विजुअल एंगल होता है वो इमेज का कितना बना रहा होता है बच्चा, यहाँ से आप देख रहे हो बीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, मान लेते बच्चा, जो यहाँ पे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, यहाँ पे लेंस पे बच्चा कितना है, बीटा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपने बताया कि मान लेते बच्चा जो आई है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, वो इस लेंस के बड़ी क्लोज में है, यानी कि मैं यहाँ पे आई बना दे रहा हूँ ऐसे,
यानी कि इस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। तो जो एंगल बच्चा सबटेंड हो रही है आइज पे, ये आइज क्या है, इस लेंस के वेरी क्लोज है। क्या है, वेरी क्लोज है। ठीक है, उस केस की बात हो रही है जब ये लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज है आइज, तब की ये बात हो रही है। ठीक है, जब डिस्टेंस होगा तो वो बात नहीं कर रहा, उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है फार्मूला में। अभी पहले आप क्या इसका डिस्कस करो बच्चा, कि जो आई है ये लेंस के बहुत पास है। उस केस में जो एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा बच्चा, वो लगभग अगर आई की मान लेते हैं यहाँ पर, कितना मान लिया बच्चा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन दी आई, कितना मान लिया मैंने, बीटा मान लिया। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे आपको समझना है, मेन चीज आपको यही समझना है जो अभी समझाने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट का मुझे निकालना हो, किसका बच्चा, ऑब्जेक्ट का एंगल निकालना हो आइस पे, तो आप देख रहे हो इमेज की भी वही मिल जाएगा और अल्फा भी यही मिल जाएगा। तो इसमें मुझे कंपैरिजन नहीं मिल पाएगा कि बीटा कितना बीटा क्या है बच्चा, कितना बड़ा है, कितना अल्फा बड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है, ये आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है बच्चा, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, एक रेफरेंस साइज बच्चा यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, कुछ यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ इमेज की पोजीशन पे। कहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ बच्चा, इमेज की पोजीशन, ताकि मुझे एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए एंगल को कंपेरिजन करने के लिए। बस ये केवल एंगल कंपेरिजन करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, ताकि अल्फा बीटा आपको अलग अलग दिखे। यानी कि जब भी कभी भी हम एंगल को कंपेरिजन करेंगे, तो बच्चा जो पॉइंट है जहां से मुझे मेजरमेंट करना है एंगल का, वो पॉइंट मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चा, रेफरेंस एज ए रेफरेंस मुझे सेम लेना पड़ेगा दोनों ऑब्जेक्ट के लिए, दोनों चीजों के लिए। जैसे इमेज बच्चा और ऑब्जेक्ट का दोनों जगह मैं पोजीशन सेम ले लूंगा, तो जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज, दोनों को मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली क्या कर पाऊंगा, डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। मैंने क्या किया बच्चा यहाँ पर कि इमेज की जो पोजीशन है बच्चा, उसी बच्चा ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने मान लिया एज अ रेफरेंस पॉइंट। और इस पॉइंट में मैंने बोल दिया यहाँ पे बच्चा बी डबल डैश, मैंने क्या बोल दिया, बी डबल डैश। बात समझ में आ गया। अब यहाँ से जो इमेज बना रहा है, देखो ये जो बना रहा है यहाँ पे ऐसा, अब आपको प्रॉपर तरीके से दिख पा रहा है, क्या दिख रहा है बच्चा, कि ये जो ये बना रहा है, ये कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। कितना बना रहा है यहाँ पर, अल्फा बना रहा है। यहाँ पे बना दे रहा हूँ अच्छे से, ये ए है, ये कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ पर ऐसा क्यों हमने माना, देखो यही मेन जगह पे यहाँ पे यही समझना है। जब मैं माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाऊंगा, वहां भी यही चीज समझना है कि जब भी मुझे एंगल का कंपेरिजन करना रहेगा, तो दोनों केस के लिए, यानी कि इमेज पॉइंट बच्चा और ऑब्जेक्ट पॉइंट को एक जगह रख के, तब मैं विजुअल एंगल को डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा, बता पाऊंगा कि अल्फा इतना बन रहा है, बीटा इतना बन रहा है। बस इस अल्फा बीटा को कंपेरिजन करने के लिए इस ए बी को मैं इसी ए बी वाले बच्चा इमेज वाले पॉइंट पर, ए डैश बी डैश वाले पॉइंट पर ही हम क्या कर लेंगे, कंसीडर कर लेंगे। और उस केस में बताएंगे दोनों के लिए क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। ये दोनों के लिए क्या बन जाएगा, एक रेफरेंस लाइन बन जाएगा। अब रेफरेंस लाइन से मैं देखो यहाँ पे आसानी से बीटा और अल्फा को दिखा पा रहा हूँ। देखो बीटा क्या है बच्चा, एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन आई। बच्चा अल्फा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई। ठीक, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ आपके लिए, नोट्स पे भी आप भी ऐसे मेंशन कर लीजिएगा कि जो बीटा है बच्चा यहाँ पर, बीटा विजुअल एंगल, यहाँ पे बीटा क्या है बच्चा यहाँ पर, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज। और बच्चा अल्फा क्या है, अल्फा इज विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक, एट अवर आई। ठीक है, ये जोड़ लीजिए अपना। ये बात तो समझ में आ गया। अब आई बच्चा यहाँ पर बात की मैथमेटिकल ट्रीटमेंट की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हमने बता दिया कि विजुअल एंगल कैसे बन रहा है, यानी विजुअल एंगल को डिफरेंशिएट करने के लिए जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और इमेज की पोजीशन बच्चा क्या मान लूंगा, एक जगह मान लूंगा, जिससे मुझे अल्फा बीटा मुझे अलग अलग दिख रहा है यहाँ पर। अब दूसरी चीज हमने बताया था आपको कि जो मैग्नीफाइंग पावर होता है बच्चा किसी भी लेंस का, किसी भी लेंस का या किसी भी बच्चा इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, मैंने डिफाइन करके बताया था कि मैग्नीफाइंग पावर आता है, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नीफाइंग पावर, या इसी बच्चा एंगुलर मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं बच्चा, इसी को बोलते क्या, एंगुलर मैग्निफिकेशन, या सिंपली बच्चा कभी कभी बोलते हैं इसको मैग्निफिकेशन। ठीक,
तो मैं यहाँ पे तीनों नाम बता दे रहा हूँ, अगर आप रेफरेंस भी कोई बुक पढ़ रहे हो उसमें आपको ये ना दिखे कि ये मैग्नीफाइंग इंडो मैग्निफिकेशन लिखा हो, तो परेशान नहीं होना है। तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है, अलग अलग नामों पर। मैग्नीफाइंग क्या होता है, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बच्चा, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी विजुअल एंगल को बढ़ाने की, वही कैपेबिलिटी इसका क्या कहलाएगा बच्चा, पावर कहलाएगा। अब मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करता है बच्चा, इट इज गिवन बाई जो एम था, कैसे लिखा जाता था, हमने बताया था, एंगल एंगल या विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई व्हाट, सबटेंडेड बाई सबटेंडेड बाई व्हाट, इमेज। और दूसरा हमने बताया बच्चा अपान क्या होता है, अपान विजुअल एंगल विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर बात, हमने बताया, समझ में आ गया, सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे टी है, सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। अब इसी को मैंने कैसे लिखा था, एंगल टेम्परेचर, ये बीटा मान रखा था मैंने, ये अल्फा माना था, क्या माना था मैंने, बीटा माना था बच्चा, और क्या माना था, अल्फा माना था। इसको बोल दे रहा हूँ इक्वेशन। यहाँ तक की चीजें जो मैं पहले लेक्चर में पढ़ा था वही सब यहाँ पे मैंने यूज किया है। यानी कि यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन फार्मूला निकालूंगा बच्चा, मैग्नीफाइंग पावर निकालूंगा फार्मूला सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, क्या एक्सप्रेशन आएगा, यानी कि उसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा बच्चा क्या होगा, ठीक है, उसी के लिए मैं यहाँ पे मैथमेटिकल डिस्कशन करूंगा। अब यहाँ पे देखो इस डायग्राम में अच्छे देखना, डायग्राम में ही सब कुछ है, डायग्राम में तनिक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी को देखो, ए डैश बी डैश सी को देखो, उसकी क्या बन रहा है बच्चा, एंगल यहाँ पे बीटा बन रहा है। तो अगर ये बीटा बहुत स्मॉल हो तो क्या होगा, अगर बच्चा ये बीटा बहुत स्मॉल हो, यानी कि यहाँ पे लिख दो फॉर स्मॉल एंगल, फॉर एंगल जो बीटा है ये इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ tan बीटा के, और जो अल्फा बच्चा इसको लिख सकता हूँ tan अल्फा। तो अगर मैं यहाँ से tan बीटा tan अल्फा की डायग्राम से निकाल लूँ वैल्यू, तो देखो क्या मिलती है, तो बच्चे देखो इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, तो ए डैश बी डैश सी में देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बच्चा, ये बीटा बना रहा था, बीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या माना था यहाँ पर, ए डैश बी डैश उसको नाम दिया था, और जो बच्चा बेस होगा उसका हो जाएगा बी डैश सी। देखो डायग्राम में देखो हमने क्या बच्चा, ए डैश बी डैश सी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बात समझ में आ गया। ऐसे देखो जब अल्फा की बात करूंगा बच्चा, तो अल्फा केस में मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे ए डैश बी डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश बन जाएगा, और बच्चा ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा, ए डैश सी बन जाएगा, ठीक है, ए डैश बी डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ से का डिस्टेंस क्या जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा। तो ऐसे बच्चा मैं क्या निकालूंगा, मैं टेन अल्फा निकालूंगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा टेन अल्फा इसको हो जाएगा बच्चा ए डैश बी डबल डैश अपॉन बी डैश सी, देखो ये बन जाएगा बी डैश सी। देखो एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको डायग्राम में, ए डैश सी बच्चा इस ट्रायंगल ए डैश बी डबल डैश सी के लिए क्या बन जाएगा, ए डैश बी डबल डैश परपेंडिकुलर बन जाएगा बच्चा, बेस क्या बनेगा, ए डैश सी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ट्रायंगल, इसकी किस ट्रायंगल की बात हो रही है बच्चा, ए डैश बी डबल डैश सी की बात हो रही थी। अच्छा अगर यहाँ से मैं देखूँ बीटा टेन बीटा और टेन, तो अगर मैंने यहाँ पे डायग्राम को दिखाऊँ, मैं आपको, मैं डायग्राम में बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि डायग्राम से सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ, अपने से कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सब डायग्राम से लिख रहा हूँ। अब देखो बच्चा अगर ए डैश बी डबल डैश ये एक पैरेलल लाइन है दोनों, क्या ए डबल बी डबल डैश को, क्या ए डैश बी डबल डैश को इक्वल लिख सकते हैं ए बी के, यानी कि बच्चा ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, तो हर जगह पर डिस्टेंस बराबर हो सकता है, तो ए डैश बी डबल डैश को क्या लिख सकते हैं, ए बी डैश लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, ए डैश बी डैश को मैं लिखूंगा बच्चा क्या, ए बी अपार
बी डैश, यहाँ पे कहना सिंस ए बी डबल डैश इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब देखो, अब यही टेन अल्फा टेन बीटा स्मॉल एंगल के लिए क्या बन जाते हैं बच्चा, ये बीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। अभी भी मैंने सिखाया था कि फॉर स्मॉल एंगल जो टेन बीटा होता है बच्चा बीटा के बराबर होता है, टेन अल्फा जो होता है अल्फा के बराबर होता है। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा, मुझे क्या मिलेगा, पुट दीज वैल्यूज, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ मुझे मिल जाएगा यम इक्वल टू टेन बीटा के स्थान क्या हो जाएगा बच्चा, ए डैश बी डैश अपान बी डैश सी डिवाइडेड में रहेगा बच्चा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ए बी अपान बी डैश सी। समझ में आ गया, ये वैल्यू है। अब देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल एम इक्वल टू ए डैश बी डैश बी डैश सी इंटू, देखो ये ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा बी डैश सी और हो जाएगा ये ए। देखो ये कट जाएगा, यहाँ से m बराबर मिल जाएगा ए डैश बी डैश अपान ए बी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ए डैश बी डैश अपान ए बी। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सब चीज मैथमेटिकली में लिखा हूँ, कुछ फिजिक्स नहीं यूज करना होगा यहाँ पर, ए बी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन बोल दे रहा हूँ बच्चा, क्या इसे इक्वेशन बोल रहा हूँ सेकेंड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर ट्रायंगल की बात करूँ, देखो डायग्राम में देखना अच्छे से, डायग्राम में सब कुछ बात करना बच्चा, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी दिख रहा है, और यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे केस बनता है क्या, यहाँ पर मेरे लिए ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी बच्चा, और ए बी सी दिख रहा है, ए डैश बी डैश सी ए बी सी, दोनों क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या दोनों ट्रायंगल बच्चा सिमिलर है, कैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे सिमिलर, देखो ये एंगल तो क्या होगा, इस ट्रायंगल के साथ बच्चा ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा दोनों के लिए, अगर मैं सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। तो देखो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो बच्चा वो एंगल कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ट्रिपल ए प्रॉपर्टी से, एंगल 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 प्रॉपर्टी से मैं यहाँ पे क्या दिखा सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ बच्चा, जो ए डैश बी डैश सी है और ए बी सी है, वो एक दूसरे कैसे हैं, सिमिलर है। अगर वे सिमिलर हो गए तो जो जो बच्चे ये हाइट है ए डैश बी डैश और बच्चा ए बी, जो हाइट है दोनों दोनों ट्रायंगल की जो हाइट्स का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जैसा मैंने कराया था लेंस फार्मूला में और मिरर फार्मूला में, इसी सब का तो प्रॉपर्टी यूज करके कराया था, है ना। अब देखो वही चीज मैं यहाँ पे सेम यूज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो ध्यान देखना, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बच्चे, यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी यूज करूँ, यहाँ पे लिख लो कि ट्रायंगल, या तो मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ट्रायंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर होगा बच्चा किससे, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो इमेज की हाइट अपान ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल टू पोजीशन ऑफ इमेज, बच्चा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ए डैश अपान पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, सी ए हो जाएगा। ठीक है, देखो देखो यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज जो दिख रहा है बच्चा, और पोजीशन ऑफ ये दिख रहा है, और ये हाइट ऑफ इमेज दिख रहा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो देखो ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बच्चा यहाँ पे ए डैश सी अपान ए सी हो जाएगा, यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने अभी निकाला था यहाँ पर देखो कि ए डैश जो बी डैश, तो ए डैश बी डैश है, यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान ए बी क्या है, एम है, ए डैश बी डैश अपान क्या है, एम है। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या, दिस इज नथिंग बट दिस इज एम इक्वल टू ए सी डैश अपान सी, यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे समझना ये चीज, अब यहाँ समझो, अगर बच्चा मैं मान लिया, क्या मान लिया कि पोजीशन ऑफ जो इमेज है क्या है, ये जो आपको दिखा रहा हूँ,
ये पोजीशन ऑफ जो इमेज है यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं कितना मान ले रहा हूँ बच्चा, भी मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, यहाँ से भी मान ले रहा हूँ। और जो पोजीशन ऑफ जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, वो मैं इसको बोल रहा हूँ बच्चा क्या, यू मान रहा हूँ। कितना मान रहा हूँ, यहाँ से यू मान ले रहा हूँ। इसको यू मान रहा हूँ, इसको भी मान रहा हूँ। आप दोनों का बच्चा देख रहे हो कि दोनों का पोजीशन कैसे लिया जाएगा, निगेटिव ही लिया जाएगा। दोनों का पोजीशन कैसे लिया जाएगा, निगेटिव ही लिया जाएगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों का पोजीशन कैसा है, निगेटिव। अगर निगेटिव साथ में यहाँ पे रखूंगा, देखो क्या मिलेगा मुझे, ये बन जाएगा बच्चा क्या, भी अपान यू बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, भी अपान यू बन जाएगा। निगेटिव साइन यहाँ भी रहेगा, निगेटिव साइन यहाँ रहेगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, भी अपान क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ बच्चा थर्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इसको थर्ड बोल रहा हूँ। ठीक है, एम इक्वल टू सी ए डैश अपान, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं दो केस डिस्कस करूंगा। कौन से केस बच्चा, दो केस डिस्कस करूंगा। पहला केस रहेगा, पहला केस यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट केस फर्स्ट, if the image is near point, form at is at near point। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ is at near point। ये नियर पॉइंट क्या होता है मैं बता रहा हूँ, is at near point, is at near point। जो नियर पॉइंट होता है बच्चा, इसी को बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन के लिए। इसके लिए डिस्टिंक्ट विजन, इसका चाहिए डिस्टिंक्ट विजन, जिसको हम बोलते हैं कितना है, ये क्या बोलते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है बच्चा, यानी कि अपनी आंखों के पास मिनिमम कितना डिस्टेंस रखते हैं कि ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई दे। कैसे दिखे बच्चा, स्पष्ट दिखाई दे। नियर पॉइंट यानी कि एट नियर पॉइंट के लिए वो कितना हो सकता है डिस्टेंस मिनिमम, ऑब्जेक्ट मुझे भी किसी से कितना कैसे दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा, क्लियर दिखाई देगा। तो वही हमारा डिस्टेंस कितना होता है बच्चा मिनिमम, हमने ह्यूमन पढ़ाया था, हमने वहां पे बताया था। यानी कि इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए बच्चा वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक, अब इस केस में हमने बताया था, अभी अभी मैंने पाया था बच्चा, भी एम बराबर भी अपान, इमेज कहाँ बन गया बच्चा, इमेज कहाँ बन गया, डी पे बन गया। इमेज कहाँ बन गया, डी पे बन गया। समझ में आ रहा है ना, इमेज कहाँ बन गया बच्चा, ये डी पे बन गया है। बात समझ में आ गया, इमेज कहाँ बन गया, डी पे बन गया। और इमेज की जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो अभी भी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो था बच्चा अभी भी क्या है, यू ही है। यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे, पोजीशन अभी तक यू है। तो ये एम क्या बन जाएगा बच्चा, यहाँ से एम बन जाएगा डी अपान, एम क्या बन जाएगा, डी अपान। ये पहला केस मैंने डिस्कस किया है, कब, जब इमेज इज एट नियर पॉइंट, यानी जो इमेज बन रहा होगा बच्चा वो जस्ट आंख के जस्ट नियर पॉइंट बन रहा होगा, यानी कि एट डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा होगा, यानी एट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा होगा। जितना क्यू कितना होता है, डी 25 सेंटीमीटर होता है। इस पॉइंट पे बनना है, यानी कि मैं आपको यहाँ से बना सकूँ, आपको डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ दिस वन। मान लो बच्चा जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, v इक्वल टू डी पे बन रहा है, यानी कि जो इमेज यहाँ पे बन रहा है इस ऑब्जेक्ट का वो आंखों से जस्ट नियर पॉइंट बन रहा है। वो नियर पॉइंट क्या है, v इक्वल टू डी है, v इक्वल टू क्या है, डी है। अब देखो v इक्वल टू डी हमने लिख लिया यहाँ पर, तक बात समझ में आ गया। अब अगर v इक्वल टू डी हमने लिख दिया बच्चा, अब देखो हमने बताया था अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला। इस इक्वेशन को और कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो इस इक्वेशन को मैं मॉडिफाई, देखो ये भी इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन, नहीं फोर्थ इक्वेशन है ना, थर्ड तक हमने करवाया था, ये ऊपर का थर्ड था, ये हो गया सेकंड फोर्थ। अब देखो अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला हमने क्या बताया बच्चा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये होता है। अगर यहाँ से मैं 1/u की वैल्यू निकाल, यहाँ से बच्चा 1/u की वैल्यू निकाल तो मुझे क्या मिलेगा, अगर 1/u की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, देखो 1/u इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1/v माइनस 1/f। देखो 1/u को इधर लाया और 1/u को इधर लाया, तो ये माइनस में जाएगा, ये प्लस में जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर 1/u बराबर, अब हमने यहाँ पे v की वैल्यू कितना लिया है, v की वैल्यू माइनस ऑफ डी रखूंगा, इसमें v की वैल्यू कितना रखूंगा, माइनस ऑफ डी रखूंगा, मुझे मिलेगा माइनस ऑफ डी, है ना। और यहाँ पे मुझे मिल जाएगा
यू की वैल्यू कैसा हो जाएगा, अच्छा यू की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव मिलेगा ना, तो माइनस ऑफ डी एफ कैसा होगा, पास टू का 1/f। अगर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ मुझे मिलेगा क्या बच्चे, यहाँ पर यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये 1/d प्लस 1/f, कितना हो जाएगा 1/d प्लस 1/d, ठीक है। अच्छा यू की वैल्यू भी यहाँ पे कैसा लेंगे बच्चा, निगेटिव साइन लेंगे, यू की वैल्यू कैसे लेंगे यहाँ पर, निगेटिव साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। क्यों, यहाँ पे लिखोगे यू बराबर क्यू माइनस, मतलब यू की वैल्यू हम साइन के साथ रख रहे हैं। देखो जब न्यूमेरिकल आपको यूज करना रहेगा इस फॉर्मूले में आपको साइन नहीं लेना रहेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे इस फॉर्मूले देख रहे हो जहां जहां मैं डेरिवेशन में यूज कर रहा हूँ चाहे हर जगह पे साइन कंडीशन का यूज कर ले रहा हूँ पहले ही, तो बाद में आपको न्यूमेरिकल करते समय आपको वहाँ वैल्यू पुट नहीं करते समय बच्चा निगेटिव और पॉजिटिव साइन का ध्यान नहीं रखना है, जो वैल्यू दी रहेगी उस हिसाब से आपको वैल्यू पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं देखो पहले ही मैं सब साइन लेके चल रहा हूँ, ये बच्चा माइनस साइन हो जाएगा ये प्लस। अब देखो अब बच्चा यहाँ पे 1/1 यू माइनस, बच्चा माइनस कॉमन ले लिया, अच्छा माइनस माइनस कॉमन ले तो हटा दे रहा हूँ यहाँ से, बार बार लिखने का आवश्यकता है ही नहीं, बार बार लिखने का क्या मतलब है, 1/u इक्वल टू हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, अगर यहाँ से मैं डी से मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, या नो या अभी रहने दो, 1/u इक्वल टू मुझे मिला यहाँ पे 1/d प्लस 1/f, ये क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ 5। अब देखो 5 को देखो और 4 को देखो, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 4 दिख रहा है आपको प्रॉपर तरीके से। अच्छा अगर दिख रहा है बच्चा तो देखो, अच्छा आप लोग को ये भी बता दूं बच्चा यहाँ पे क्या है, यह पॉजिटिव रहेगा, यह कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्यों रहेगा बच्चा, क्योंकि फोकल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन नहीं रखा है, तो अभी दिमाग में आपको आएगा कि सर यहाँ माइनस रखा और आप भी इक्वल टू माइनस रखा, एफ की वैल्यू क्यों नहीं रखा है प्लस में, बच्चा एफ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, फॉर कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ को मैंने पहले ही हमने क्या लिया है, निगेटिव साइन ले लिया है, अब बाद में आपको निगेटिव साइन लेने की आवश्यकता नहीं है, बाद में निगेटिव साइन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ माइनस माइनस, तो ये सब माइनस माइनस एक लाइन में आगे दे रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, वीडियो देखते समय। इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जाएगा 1/u इक्वल टू 1/d प्लस 1/f, ठीक। ये क्वेश्चन हो जाएगा 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो देखो हमारे पास है कंसेप्ट m इक्वल टू b अपान u, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, 1/u, देखो 1/u के साथ ये पूरे पूरे वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ मिल जाएगा m इक्वल टू d, अच्छा 1/d प्लस 1/f, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर d की वैल्यू बच्चा अगर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं ब्रैकेट के अंदर, तो d अपान d हो जाएगा, ये d अपान क्या हो जाएगा स्मॉल एफ में, ठीक। तो देखो यहाँ से डी डी कट के 1 हो जाएगा, तो फाइनली मैं पाऊंगा यहाँ पे बच्चा कि m इक्वल टू 1 प्लस d अपान f, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन बच्चा या फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन when the image is formed at distinct way, image formed at the distance of the distinct region, यानी कि at the near point बनेगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा बच्चा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला 1 m इक्वल टू 1 प्लस d अपान f। अच्छा यहाँ से आप देख रहे हो बच्चा जो मैग्निफिकेशन है और जो f है वो इनवर्स रिलेशन है, कैसे इनवर्स रिलेशन है, यानी बच्चा फोकल लेंथ बढ़ेगा तो उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, घटेगा, यानी कि अगर मुझे मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए, यानी कि मैग्निफिकेशन ज़्यादा चाहिए तो बच्चा जो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंथ है वो क्या कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, बात मेरी समझ में आ रही नहीं आ रही, यानी बच्चा कि एफ अगर मुझे मैग्निफिकेशन को ज़्यादा रखना है या आपको इंक्रीज करना है तो फोकल लेंथ कैसे रखना पड़ेगा, मुझे फोकल लेंथ को कम रखना पड़ेगा, किसके फोकल लेंथ को, लेंस जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में कन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है उसके फोकल लेंथ को क्या रखना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा, मेरी बात समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसको मैं इक्वेशन नंबर बोल दे रहा हूँ 7, इक्वेशन नंबर क्या बोल रहे हैं बच्चा 7, ये नहीं 6 बोल देते हैं, ये 6 होगा इक्वेशन ना, फिफ्थ तक हमने माना था, ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब देखो ये तो मैंने बच्चा पहला केस डिस्कस किया है, कब, जब इमेज कहाँ बन रहा था, जब इमेज बच्चा कहाँ बन रहा था, एट
नियर पॉइंट बन रहा था, इमेज कैसा कहाँ बन रहा था, एट नियर पॉइंट बन रहा था, तब का केस था। अब देखो, अब मैं सेकंड केस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इफ द इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी। सेकंड केस यहाँ पे डाल दिए हेडिंग में, इसी मिरर के केस में, सॉरी इसी लेंस के केस में बच्चा, सेकंड केस यहाँ पे कर लीजिए, केस सेकंड, व्हेन image forms at infinity, या बच्चा इसको बोल देते हैं रिलैक्स्ड आइज, रिलैक्स्ड आइज। ठीक, बात समझ में आ गया, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, या बच्चा इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड आइज, यानी कि इमेज इतना दूर बने कि हमारी आंखों से उसको ज्यादा, मुझे आंखों की जो बच्चा उस पर आंखों को ज्यादा जोर न पड़े, रिलैक्स्ड आइज हम क्या देख पाए। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे बच्चा एक चीज समझ लेना, इन्फिनिटी का मतलब वो नहीं होता कि वो एकदम फाइनाइट जो मुझे दिखे ही ना, इतना डिस्टेंस रहे। इन्फिनिटी का मतलब कि हमारी आंखें जो है बच्चा उस ऑब्जेक्ट को क्या करें, रिलैक्स आई से, रिलैक्स तरीके से देख पाए, ज्यादा उसको उसके स्लीली मसल्स पे ज्यादा जोर कर पाए बच्चा, ना उसको कंटेक्ट कर पाए, ना उसको रिलैक्स करने का आवश्यकता पड़े बहुत ज्यादा कंटेक्ट, ना तो स्ट्रेच करने का सकता है, रिलैक्स आई से प्रॉपर तरीके से उसको आसानी से देख पाएंगे, वो हमारे लिए इन्फिनिटी पॉइंट की तरह कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कैसे ये चीज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इन्फिनिटी के लिए बच्चा हमने बोला कि अगर मुझे इन्फिनिटी बनाना है, अगर मुझे इन्फिनिटी बनाना है तो मुझे ऑब्जेक्ट को मैंने बता रखा है, जब मैं लेंस पढ़ाया था तो लेंस का मैंने फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन कन्वेक्स लेंस मैंने पढ़ाया था 6 केसेस में, 6 केसेस में मैंने बताया था कि इमेज अगर बच्चा मुझे इनफाइनाइट बनाना है तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ता था, ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट एट एफ, एट एफ ऑफ द कन्वेक्स लेंस। तो देखो मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ इस चीज को, यहाँ पे आपको बना के दिखा रहा हूँ। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, एट आई, यहाँ पे ले लेता हूँ उसको, ये कन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, अब ये हो गया उसका प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा अब मैंने यहाँ पे मान लिया दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर सी, दिस इज एफ डैश, दिस इज एफ, और बच्चा हमने इमेज को हम कहाँ रखना है, अगर हम रिलैक्स्ड आई से देखना चाहते हैं, मतलब कि इमेज कहाँ बने, इन्फिनिटी बने या बहुत दूर बने, ताकि इमेज की जो बच्चा, इमेज की जो सीधी मसल्स है बच्चा उस पर ज्यादा जोर ना पड़े, उस केस में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रख के आपको दिखा रहा हूँ, ये कौन सा केस है, इवन इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, यानी फॉर द रिलैक्स आइज, यहाँ पे लिख लो फॉर रिलैक्स आइज, फॉर रिलैक्स आइज की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बच्चा, फॉर रिलैक्स आइज की बात हो रही है। ठीक है, अब इस केस मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, ऑब्जेक्ट केप्ट हियर। ठीक है, तो आपको पता है द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू व्हाट, फोकस, राइट। सेकंड हमने बताया बच्चा कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो कहाँ से पास होता है, विदाउट डिविएशन पास आउट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे आपको इमेज कहाँ बन रही है बच्चा, इन्फिनिटी, और मैंने जो यहाँ पे आपको डिस्टेंस लिया है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना मान रखा है यहाँ पर, u है, हमने मान रखा था ना। अब देखो u क्या बन गया, ये f बन गया ना, u क्या बन गया, f बन गया। अब इसके रेफरेंस के लिए मैं इमेज कहाँ मानूंगा, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर इन्फिनिटी बन गया इमेज, तो इमेज के लिए मैं तो पाऊंगा नहीं, तो बच्चा इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए, इस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के बच्चा विजुअल एंगल के लिए मैं इमेज को मैं क्या कर रहा हूँ, इस दोनों, इन दोनों रिफ्लेक्टेड को बच्चा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ बैक साइड, कहाँ पे, बैक साइड, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा दिख रहा है।
मैंने इस तरीके से प्रोड्यूस किया है लाइन को, इस तरीके से। तो मैं मान लेता बच्चा इमेज कहीं यहाँ बन रहा है, कहाँ पे, ऐसे कहीं बन रहा है, ठीक है। मैं इसके रेफरेंस के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस बच्चा ऑब्जेक्ट में कहाँ मान ले रहा हूँ, यहाँ मान ले रहा हूँ, कहाँ मान ले रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज कहीं यहाँ पे रिलेक्स आई पे बन रहा है। और मान लेते बच्चा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, एट एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। मानी कि हम यहाँ पे मान चल बच्चा रिलेक्स आइज के केस में कि वो डिस्टेंस, वो इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, जो इमेज की पोजीशन है वो डी पे ही बन रहा है। मान लेते हैं इन्फिनिटी के हिसाब से, जब मैं इसको पीछे कर रहा हूँ, मैं रिलेक्स आइज के केस बच्चा मैं मान लेता हूँ क्या, कि जो एज ए रेफरेंस कि इमेज कहाँ बन रहा है बच्चा, एट एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रहा है। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो इमेज के द्वारा जो विजुअल एंगल बनाया जाएगा क्या बनेगा बीटा, क्या बनाया जाएगा, बीटा बनाया जाएगा। यहाँ पर कोई डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस केस में बच्चा अगर बीटा यहाँ बना रहा है तो इस केस में मैं आपको बनाऊँ, यहाँ पर अगर ये बनाऊँ, यहाँ से हमने बताया तभी पीछे डायग्राम में, इसके रेफरेंस के लिए बच्चा कि दोनों विजुअल एंगल के रेफरेंस के लिए जो पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, जस्ट एक जगह होना चाहिए। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ बच्चा ये ए डैश ए बी हो गया, और इसको मैं बोल रहा हूँ ए डैश बी डैश, और ये को बोल दे रहा हूँ मैं बी डबल डैश। तो इस केस में देखो रेफरेंस के हिसाब से तो ये विजुअल एंगल कैसे बन रहा है, यहाँ पर अल्फा ऐसे बन रहा है, इस पर ये अल्फा हो गया, समझ में आ गया यहाँ पर। तो इस केस में देखो, इस केस में आपने जो भी फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था दिस वन, इक्वेशन थर्ड से ये इक्वेशन पढ़ा था। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के हिसाब से बच्चा तो भी है कहाँ मैं मान लिया हूँ डी पे मान लिया बच्चा, और जो यू है कहाँ पे हो जाएगा, एफ पे हो जाएगा, यू कहाँ हो जाएगा, एफ पे हो जाएगा। यानी कि यू बिकम्स एफ, क्योंकि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कहाँ लिया बच्चा, कहाँ पे ले लिया, एट दी एफ, कहाँ ले लिया मैंने, एट दी एफ। तो इस हिसाब से जब बन रहा है, आपको आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मैं ऐसे क्यों बनाया डायग्राम, बस बच्चा आपको बस दिखाना है, यहाँ पे आपको समझाने की मतलब है कि अगर वो ऑब्जेक्ट एफ पे होगा या नियर द ऑब्जेक्ट एफ होगा, हाँ बच्चा, या तो एफ पे हो या तो नियर द एफ हो, नियर द पॉइंट एफ हो, उस केस में इमेज बच्चा कैसे बनेगी, इन्फिनिटी में जाते हुए देखेगी। और इन्फिनिटी जाएगा जब उसको वर्चुअल इमेज की तरह हम दिखाएंगे, उसको प्रोड्यूस करूंगा कहीं पीछे, तो कहीं यहाँ पर मैंने मान लिया बच्चे जो इमेज बन रहा है कहाँ बन रहा है, इमेज फार्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है। मतलब ये रिलैक्स आइज की बात हो रही है, मतलब नॉर्मल आइज की बात हो रही है, प्रॉपर तरीके से नॉर्मल विजन की बात हो रही है। यहाँ लिख लो यहाँ पर ब्रैकेट में फॉर द नॉर्मल विजन, किसकी बच्चा, फॉर द नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के केस में जब जब भी नॉर्मल विजन की बात आएगी बच्चा, इमेज को हम कहाँ मान लेंगे, इन्फिनिटी मान लेंगे। इन्फिनिटी इस तरीके से मानेंगे कि जब उसका विजुअल एंगल का बच्चा जब कंपेरिजन करूंगा, जिसका बच्चा विजुअल एंगल का जब कंपेरिजन करूंगा तो कुछ इस तरीके से बना के मैं डायग्राम करूंगा। तो मान लेंगे उस केस में कि जो बच्चा इमेज बन रहा है, इमेज इस केस में जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे ही बन रहा है, तो v बराबर डी हो जाएगा। तो आपको अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो इस इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन दिख रहा है हाँ। अगर बच्चा यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर इन्फिनिटी पे रखना इमेज बनाना है तो यू की वैल्यू हम कितना ले लेंगे, एफ ही ले लेंगे। तो सीधा सीधा आप फोर्थ को समझ लो, या फिर आपको बताऊं तो यहाँ से आपको समझाओ तो यहाँ पे क्या डी अपान एफ, यानी कि फॉर द नॉर्मल विजन जो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आएगा बच्चा कैसा आ जाएगा, उसी इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन थर्ड इंप्लाइज यहाँ पर देगा एम इक्वल टू डी अपान एफ, एम इक्वल टू डी अपान एफ। इतनी बात समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छा बिल्कुल नहीं होना चाहिए इस पे बात। बस अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, बस यहाँ पे ऐसे डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ किसी विजुअल एंगल को क्या करना है, कंपेरिजन करना है, किसको कंपेरिजन करना है, विजुअल एंगल को कंपेरिजन करना है, बाकी किसी चीज को कंपेरिजन नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो यू होगा तो यू होगा बच्चा पुट यू इक्वल टू एफ इन इक्वेशन थर्ड, यहाँ पे पुट इन इक्वेशन पुट यू इक्वल टू एफ इन इक्वेशन थर्ड, मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे बच्चा, और यहाँ पे लिख लो v बराबर डी, यू बराबर एफ एंड v इक्वल टू डी इन इक्वेशन थर्ड, मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये बन जाएगा। ये किसके लिए था बच्चा, ये फॉर नॉर्मल विजन के लिए फॉर्मूला निकल आया, यानी कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप में या यानी किसी बोलते हैं रिलैक्स आइज में, रिलैक्स्ड आइज केस में, या इसी को मैं फिर मैं क्या बोला था, इसी को बच्चा बोला था और करके फॉर द
इन्फिनिटी, रिलेक्स है बच्चा, या इमेज फॉर्म एट इन्फिनिटी, ठीक है। उस केस में मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है, जब इक्वल टू टी अपॉन एफ यूज करना रहेगा, यानी फॉर द रिलैक्स आइज के लिए बच्चा the image should be formed at infinity. In this case, we will consider the object at f, at the focus of the lens. Then we can put the value of u equal to f in the equation number third. This one in equation number थर्ड, दिस बिकम्स यू इक्वल टू एफ एंड यू भी। मैंने यहाँ पे विजुअल एंगल कंपेरिजन के लिए बच्चा, विजन के लिए, डिस्टिंक्ट विजन के लिए मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे मान चुनूंगा जो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चा वो डी पे बन रहा है, तो डी के लिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्या, ये टी अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल मैंने क्या सिखाया आज की वीडियो में, आज की वीडियो मैंने आपको ये सिखाया बच्चा कि अगर सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर बच्चा मैं किसकी बात करूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करूँ, अगर इमेज कहाँ बन रहा है, अगर इमेज बच्चा कहाँ बन रहा है, इमेज फॉर्म्स एट, इमेज फॉर्म्स एट बच्चा कहाँ पे, एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, नियर पॉइंट बोलना या इसी बोल दो बच्चा एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको मैं डी बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, यानी न्यूमेरिकल, जब न्यूमेरिकल लगाओगे आप तो वहाँ पे डी की वैल्यू दिया रहा है या नहीं दिया रहा है, उस केस में आपको टी बराबर 25 सेंटीमीटर रख देना है, ठीक है। इस केस में मैंने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मुझे क्या मिला, 1 प्लस डी अपॉन एफ मिला, कब बच्चा, जब इमेज फॉर्म एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट बोले तो एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन को ना तब, ठीक है। यानी आँख के बहुत पास बन रहा है इमेज तब, वो बहुत पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए, नियर, नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, तब तक केस ऐसा बन रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी जब न्यूमेरिकल लगाओगे बच्चा, अच्छा यहाँ से आपको क्या दिख रहा है बच्चा, यहाँ से एम की वैल्यू कैसा मिल रहा है, पास टू मिल रहा है, यहाँ से एम की वैल्यू कैसा मिल रहा है बच्चा, यहाँ से पास टू मिल रहा है, तो पास टू मतलब क्या हो रहा है, पास टू मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बच्चा ये है कि जो, इसका मतलब ये है जो मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, जो सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये क्या कर रहा है, ये इरेक्ट, इरेक्ट और वर्चुअल और बच्चा लार्जर देन ऑब्जेक्ट क्या बना रहा है, इमेज को कैसे बना रहा है, इमेज को बच्चा लार्जर देन ऑब्जेक्ट बना रहा है, समझ में आ गया। और दूसरी चीज बच्चा, जब मैं न्यूमेरिकल लगाऊंगा, जब न्यूमेरिकल लगाऊंगा उस केस में आपको, उस केस में आपको केवल न्यूमेरिक वैल्यू रखना है यहाँ पर, ध्यान रखना, मैं पहले से इस चीज को बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहता है यहाँ पर कि एम की वैल्यू निकालते समय बच्चा डी की वैल्यू पास में ले, नहीं ऐसा नहीं है। देखो मैंने फार्मूला करते समय जब डेरिवेशन कर रहा था बच्चा, यहाँ पे हर चीज पहले ही साइन कन्वेंशन ले लिया था, यूज कर लिया था, बाद में आपको यूज करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये जो डेरिवेशन किया है हर जगह साइन कन्वेंशन का पहले से ही यूज कर लिया है, इसी वजह से जब मैं इसको न्यूमेरिकल लगाऊंगा तो उस केस में आपको केवल पास टू वैल्यू ऑफ द डी एंड एफ लिया जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा बच्चा, while solving the numerical, केवल आपके लिए लिखवा रहा हूँ नोट्स में लिखने के लिए ताकि आपको कम न्यूमेरिकल लगाने में इजी हो, while solving the numericals, numerical based on simple microscope, simple microscope, we put the value, put the, put the put only numerical value of, numerical values of t and f, t and f, ठीक है। आपको वहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेना है, जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा न्यूमेरिकल, उसमें न्यूमेरिकल में वही आपको यहाँ पे बता देना, ये तो आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ से बता दें। अगर डेरिवेशन है तो मैंने डेरिवेशन का रेस्पेक्टिव बच्चा पूरा डिस्कस किया है ये चीज। अच्छा दूसरा केस हमने क्या सीखा यहाँ पर, दूसरा केस आज हमने सीखा बच्चा कि अगर यही इमेज कहाँ बन रहा हो, एट इन्फिनिटी बन रहा हो, कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी, या इसी को हम बोलते हैं बच्चा नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें जो हम देखेंगे बच्चा, हम जो हम इमेज को देखेंगे हमारी आंखों पे बच्चा उतना जोर नहीं पड़ेगा, एकदम नॉर्मल आइज से, रिलैक्स आइज से हम उसको ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, एट इन्फिनिटी नॉर्मल, या इसी बोलते हैं एट रिलैक्स आइज, रिलैक्स
आज की बात करेंगे तो उसमें फार्मूला में क्या यूज करूंगा, कैपिटल डी अपान स्मॉल एफ। एफ क्या बच्चा, फोकल लेंथ ऑफ द, या फिर फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया यहाँ पर ये चीजें, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने डिटेल में इस चीज को मैंने डिस्कस किया है, यानी कि आज के वीडियो में बच्चा हमने डिस्कस किया है क्या, कि व्हाट इज द सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो न्यूमेरिकल ये तो आना आना तय है कुछ ना कुछ आपके बोर्ड में, और साथ साथ बच्चा कुछ कंपटीशन वगैरह भी रहेंगे, उसमें थोड़े बहुत इसी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे नहीं बनेंगे तो टेलीस्कोप से बन जाएगा, टेलीस्कोप नहीं बनेगा तो नॉर्मल डिफरेंस जो होते हैं बच्चा टेलीस्कोप में, उसमें भी डिफरेंस कहीं पूछ लेता है कि वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है और बच्चा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने आज के वीडियो में क्या सीखा है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो मैथमेटिकल डेरिवेशन थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे, वो मैंने पाया है क्या वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करूंगा बच्चा, कि इसी सैंपल माइक्रोस्कोप का अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर इसके बारे में करूंगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप का बच्चा फर्स्ट टाइप मैंने डिस्कस किया किसके, सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर ये बात समझ में आई यहाँ पे, तो मैंने इसी का डायरेक्शन, यानी कि इसी का जो हमने एक्सप्रेशन जो पाया हुआ है, तो इसका मैं एक्सप्रेशन ये जो पाया हुआ बच्चा, मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डायरेक्ट लिखूंगा वहाँ। वहाँ पे आपको ये नहीं बताऊंगा कि एम बराबर वन प्लस डी बराबर कैसे हो गया, आपको सब कुछ यहाँ पे पता रहेगा। यानी कि आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखने के लिए पहले ये वीडियो, आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप सीख पाओगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चा, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।